पादरी साहब का मेरी नजरों में बड़ा एहतराम बढ़ गया था। अपने तौर पर उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए था। मेरे लिए यही बहुत गनीमत था कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था और एक रात के लिए चर्च में पनाह दे दी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जालिंधर जाना चाहता हूँ। वो कहने लगे, रात को यहाँ से जालिंधर की तरफ गाड़ियां जाती रहती हैं, मगर पुलिस तुम्हारी तलाश में है। उनके पास तुम्हारा फोटो भी है जो अखबार में छपा हुआ है। स्टेशन पर जाओगे तो पकड़े जाओगे। रात को जालिंधर की तरफ लारियां नहीं चलती, मगर ट्रकों के अड्डों से ट्रक माल लेकर जरूर जाते हैं। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जहां से रात के वक्त निकलकर ट्रकों के अड्डों पर चले जाओ और किसी ट्रक में बैठकर जालिंधर जाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। पादरी साहब ने अपने लंबे चोगे के अंदर हाथ डालकर अपनी सदरी में से 50 रुपए का नोट निकाल कर मुझे दिया। मेरे पास पैसे मौजूद थे। मैंने पादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए 50 का नोट न लिया और उनसे ट्रकों के अड्डे के बारे में पूछा कि वो वहां से कितनी दूर हैं और किस तरफ हैं। पादरी साहब ने कहा, चर्च के पीछे जो सड़क जाती है उस पर चलते जाओ, एक चौक आएगा, वहां से दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां कनक मंडी है, ट्रकों का अड्डा भी वही है। एक बात मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर तुम पकड़े गए तो पुलिस को ये न बताना कि मैंने तुम्हें पनाह दी थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मोहतरम, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें। पुलिस चाहे मुझे कितनी ही अजियत क्यों न दे, मेरी जबान पर आपका नाम कभी नहीं आएगा। पादरी साहब ने सलीब का निशान बनाकर मुझे दुआ दी और कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे गिरजाघर के अंदर ही एक और छोटे से कमरे में ले आए जहां एक चारपाई भी बड़ी थी। उन्होंने मुझे कंबल ला कर दिया और कहा, यहाँ तुम्हारे पास सिवाय मेरे और कोई नहीं आएगा, तुम भी इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने सारा दिन इस कमरे में गुजार दिया। पादरी साहब ने मुझे खाना भी खिलाया, शाम को चाय भी पिलाई, फिर रात को भी खाना दिया। जब रात गहरी हो गई तो मैं वहां से निकलने का प्रोग्राम बनाने लगा। पादरी साहब रात के 2 बजे मेरे पास आकर कहने लगे, उस वक्त रात के 2 बजे हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं। मैंने उठकर पादरी साहब से हाथ मिलाया। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें खुदावंत के सुपुर्द किया। उन्होंने मुझे गिरजाघर की इमारत के पिछवाड़े से बाहर निकाल दिया। नवंबर की रात सर्द थी, अभी इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी लोग मकानों के अंदर सोते थे। बाजार में कहीं किसी की चारपाई नजर नहीं आ रही थी। पादरी साहब ने मुझे जिस तरह बताया था, मैं उसी हिसाब से गिरजाघर से निकलकर अकबी सड़क पर आ गया। लुधियाना शहर पर खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी जानिब से किसी मोटर रिक्शे की आवाज आती। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आ गया। जहां से बाएं जानिब हुआ तो कुछ फासले पर एक ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। ये ट्रकों का अड्डा था। एक ट्रक चलने के लिए तैयार खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे ड्राइवर से बात करनी चाहिए या नहीं। हो सकता है उसने अखबार में मेरी तस्वीर देख रखी हो और वो मुझे देखते ही वहीं पकड़कर शोर मचा दे। मामला खराब हो सकता था। मैं ट्रक अड्डे से जरा फासले पर एक तरफ खड़े होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रक मुझसे थोड़े फासले पर सड़क के किनारे खड़ा था और 2 आदमियों के एक दूसरे से ऊंची आवाज में बातें करने की आवाज आ रही थी। ट्रक रोशनी में खड़ा था, उस पर लदी हुई बोरियां मुझे नजर आ रही थीं। ट्रक के पीछे 2-2.5 फुट चौड़ा तख्ता लगा हुआ था। मैंने देखा कि एक सिख लड़का एक तरफ से निकलकर ट्रक के पीछे आया। उसने नीचे लटकता हुआ रस्सा उठाकर ऊपर बोरियों पर डाला और लुधियाने के पंजाबी लहजे में अपने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। लड़का दौड़कर ट्रक की अगली सीट की खिड़की खोलकर ट्रक में बैठ गया। ट्रक का इंजन पहले से चल रहा था। ड्राइवर ने गियर लगाया और ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रिंग में लगा। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रक अड्डे से थोड़ा आगे गया, जहां जरा अंधेरा था, तो मैं दौड़कर ट्रक के पास आया और अकबी तख्ते को पकड़कर ट्रक में उछलकर बोरियों के पास बैठ गया। वहां इतनी जगह थी कि मैं सर नीचे करके बैठ सकता था और बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक लुधियाना शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ गुजर रहा था। उसका रुख चूंकि जालिंधर की तरफ था, इसलिए मुझे यकीन था कि ये ट्रक जालिंधर की तरफ ही जा रहा होगा। ये खतरा जरूर लगा था कि रास्ते में कहीं पुलिस की चेक पोस्ट न हो और पुलिस चेकिंग न करे। मैं कभी कभी सर ऊंचा करके सड़क को देख लेता। सड़क पर बत्तियां साथ साथ रोशन थीं। आबादी के मकान भी नजर आ जाते थे। आखिर ट्रक एक ऐसी सड़क पर आ गया जो मुझे जीटी रोड मालूम हो रही थी। पीछे दूर तक सड़क खाली पड़ी थी। दोनों तरफ दरख्त भी थे और बिजली के खंभे भी दूर दूर तक लगे हुए थे। ट्रक की रफ्तार भी तेज हो गई थी। ट्रक यकीनी तौर पर लुधियाना शहर से बाहर निकल आया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक मरहला तय हो गया था। मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल रखना था कि रास्ते में अगर किसी जगह ट्रक खड़ा हो जाए तो मुझे ट्रक से उतरकर इधर उधर छुप जाना था और ट्रक को दोबारा चलने पर दौड़कर उसमें सवार होना था। ट्रक पर बोरियां कुछ इस तरह ऊपर नीचे लदी हुई थीं कि उनके अंदर छुपने की जगह नहीं थी। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। लुधियाने से जालिंधर ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही फासला है जितना लाहौर से गुजरावाला का। इतना मुझे मालूम था कि रास्ते में फगवाड़ा रेलवे स्टेशन जरूर आता है, उसके बाद जालिंधर आ जाता है। एक तो सड़क खाली होने की वजह से ट्रक की रफ्तार तेज थी, दूसरे मैं ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। सर्द हवा के थपेड़े मेरे ऊपर आ रहे थे और मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी, लेकिन मैं इस किस्म की सख्त जानी का आदी था। जैकेट के बटन मैंने गर्दन तक बंद कर लिए थे और बोरियों की ओट में जितना सर्द हवाओं से बच सकता था बचकर बैठा हुआ था।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ट्रक काफी देर तक चलता रहा। रास्ते में किसी जगह न रुका। पुलिस की कोई चेक पोस्ट भी ना आई। मैंने सोचा कि जालिंदर शहर में दाखिल होते ही ट्रक से छलांग लगा दूंगा और रेलवे लाइन तलाश करके उस पर चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां से होशियारपुर जाने वाली गाड़ी में बैठकर जम्मू की तरफ निकल जाऊंगा। सड़क पर दाएं बाएं आबादी की रोशनियां नजर आने लगी। फगवाड़ा शहर आ रहा था। ट्रक वहां न रुका और शहर के दरमियान से होकर निकल गया। ये अच्छा हुआ था, वरना मुझे ट्रक से निकलकर किसी तरफ छुपना पड़ता। फगवाड़ा बहुत पीछे रह गया था। ट्रक जीटी रोड पर भागा जा रहा था। आखिर जालिंदर शहर के मज़ाफ़ात की रोशनियां शुरू हो गईं। मैं दाएं बाएं दूर रेलवे सिग्नल की बत्ती तलाश कर रहा था ताकि मैं ट्रक से उतरते ही उस तरफ का रुख कर लूं। ये जालिंदर शहर ही था। सड़क कुशादा हो गई थी। दूर दूर कोठियों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। एक रेलवे पुल आ गया। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा कि पुल के नीचे लाइनें बिछी हुई थीं और खूब रोशनियां हो रही थीं। एक इंजन भी शंट करता जा रहा था। यही उस वक्त मेरा टारगेट था। अब मैं ये इंतजार करने लगा कि कहाँ ट्रक की रफ्तार जरा कम हो और मैं सड़क पर छलांग लगा दूं। शहर में दाखिल होने के बाद वैसे ही ट्रक की स्पीड कम हो गई थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे सिग्नल की सब्ज और सुर्ख रोशनी को देख लेता था। मैं रेलवे लाइन के करीब ही किसी जगह उतरना चाहता था। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए ट्रक की रफ्तार मजीद कम हो गई। मैंने ट्रक में से सड़क पर छलांग लगा दी। कमांडो ट्रेनिंग में हमें यह भी बताया गया था कि चलती गाड़ी या ट्रक में से छलांग लगाई जाए तो अपना रुख हमेशा उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ गाड़ी जा रही हो और छलांग लगाते ही उस तरफ दौड़ पड़ना चाहिए। इस तरह से कुछ बचत हो जाती है और आदमी को ज्यादा चोटें नहीं लगती। मैंने भी अपना मुंह ट्रक की अगली जानिब करके ट्रक से छलांग लगाई थी। ट्रक की रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए मैं आसानी से उतर गया। ट्रक से उतरते ही मैं उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे रेलवे सिग्नल की बत्ती नजर आ रही थी। रेलवे लाइन वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। सिर्फ एक दो खेतों में से मुझे गुजरना पड़ा। रात के 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा। सर्दी भी थी। खेतों पर अंधेरा था। रेलवे लाइन पर चढ़ते ही मैंने शुमाल की जानिब देखा तो मुझे कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की जगमगाती हुई काफी रोशनियां नजर आईं। ये जालिंदर का रेलवे स्टेशन ही हो सकता था। लुधियाने से अमृतसर तक रास्ते में एक ही बड़ा शहर जालिंदर आता है। ये बहुत बड़ा शहर था और जालिंदर ही था। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की तरफ चलने लगा। जब स्टेशन करीब आया तो लाइन के साथ साथ ऊंची दीवार शुरू हो गई। अब मैं रेलवे लाइन की पटरी से उतरकर दीवार के साथ हो गया। काफी बड़ा रेलवे यार्ड था। कहीं खाली डिब्बे खड़े थे, कहीं इंजन शंट कर रहे थे। आखिर मैं उस जगह आ गया जहां से स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म शुरू होता था, जहां बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में जालिंदर सिटी लिखा हुआ था। मुझे इत्मीनान हुआ। अब मुझे एक तो जालिंदर से जम्मू तवी शहर तक का टिकट खरीदना था और दूसरा ये मालूम करना था कि जम्मू शहर की जानिब ट्रेन किस वक्त जाएगी। जिस बात का मुझ पर खौफ तारी था वो ये थी कि सुबह के अखबारों में मेरी तस्वीर छप चुकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया था और मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम का भी ऐलान किया था। उस वक्त मेरा जो हुलिया था तस्वीर उसी हुलिये में थी और मैं बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। मैंने सिर्फ इतनी तब्दीली की कि जेब से रुमाल निकाल कर सर पर बांध लिया और जैकेट के कॉलर ऊपर को उठा लिए। प्लेटफॉर्म पर कोई रश नहीं था। मैं फिर भी एहतियात के तौर पर अपने आप को प्लेटफॉर्म की रोशनी से बचाता हुआ जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ होता हुआ चल रहा था। इस प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी जिसकी वजह से वो खाली खाली था। एक जगह एक सिख कुली रेलवे लाइन से ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आया तो मैंने उससे जम्मू जाने वाली गाड़ी के मुताल्लिक पूछा। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद इसी प्लेटफॉर्म पर जम्मू से गाड़ी आएगी। वही गाड़ी वापस जम्मू तभी जाएगी। अब मुझे जम्मू का टिकट खरीदना था। सिख कुली ये कहकर आगे चल पड़ा। मैंने उसे रोक कर कहा, सरदार जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे जम्मू का एक टिकट ला दें। मेरे पाँव में दर्द है, ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और मैंने जेब से 50 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिख कुली ने नोट ले लिया और कहा, यहीं सामने बेंच पर बैठ जाओ। वो चला गया। मुझे ये चांस लेना ही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सोचा अगर कुली टिकट ले आया तो बहुत अच्छा होगा, अगर ना लाया तो मैं कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा, क्योंकि बगैर टिकट सफर करने में खतरा था कि अगर पकड़ा गया तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। प्लेटफॉर्म के दरमियान में खाली बेंच था, मैं उस पर बैठ गया। सिख कुली कुछ दूर तक मुझे नजर आता रहा, फिर वो नजरों से ओझल हो गया। अब मुझे ये ख्याल आने लगा कि कहीं ये कुली पुलिस को खबर न कर दे। यूं ही मुझे वहम हुआ कि उसने मुझे घूर कर भी देखा था। हो सकता है उसने मुझे पहचान लिया हो। तरह तरह के वसवसे दिल में पैदा होने लगे। फिर मुझे याद आ गया कि एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ वाकई गौर से देखा था, क्योंकि जब मैं उसे 50 रुपए का नोट देने के लिए एक कदम आगे हुआ था तो सामने वाले प्लेटफॉर्म की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी थी। ये याद आते ही मैं बेंच पर से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर आना शुरू हो गए थे। मैं अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया और जिधर कुली गया था उधर देखने लगा। मैं फैसला नहीं कर सकता था कि वहां से भाग जाऊं या कुली का इंतजार करूं। इतने में सामने की जानिब से ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल होने लगी। ट्रेन रुकी तो डिब्बों में से मुसाफिर उतरने लगे। प्लेटफॉर्म पर हलचल सी मच गई।
मालूम हुआ ट्रेन जम्मू से आई है। यही ट्रेन कुछ देर बाद जम्मू जाएगी। अचानक मेरी नजर सिख कुली पर पड़ी। वो तकरीबन दौड़ता हुआ मेरी तरफ चला रहा था। मैंने उसके पीछे देखा। उसके पीछे पुलिस का कोई आदमी नहीं था। सिख कुली ने आते ही मुझे जालिंदर से जम्मू तवी तक का 3rd क्लास का टिकट दिया और बाकी पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए महाराज, मेरी गाड़ी आ गई है। और वो एक डिब्बे की तरफ किसी मुसाफिर का सामान उठाने के लिए दौड़ गया। टिकट मेरे हाथ में था और मैं दिल में हंस रहा था कि मैंने खामखा तरह तरह के वसवसों से अपने आप को परेशान किया। किसी ने मुझे नहीं पहचाना था। जम्मू वाली गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। अब मैं उसमें सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ इत्मीनान से रवाना हो सकता था। मंजिल अब मुझे सामने नजर आ रही थी। जम्मू की तरफ जो गाड़ी जाती है वो जालिंदर से अमृतसर की बजाय होशियारपुर वाली लाइन पर होकर जाती है। इस लाइन पर मैं कई बार सफर कर चुका था। उस वक्त आसमान पर सुबह काज़िब का नूर नमूदार होना शुरू हो गया था। मैं ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में बैठ गया और बेचैनी से ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगा। ये लम्हात बड़े सब्र आज़मा थे। अगर दिल्ली और मशरकी पंजाब की अखबारों में पुलिस की जानिब से मेरी तस्वीर न छपी हुई होती तो मेरे लिए कोई इतनी ज्यादा परेशानी न थी। मैं कई बार पुलिस के थानों, जेलों और टॉर्चर सेलों से फरार हो चुका था और फरार होने के बाद कमांडर शेरवान के पास खुफिया कमिंग गाह में पहुंच जाता था। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ था। जालिंदर से 30-35 मील पीछे मुझे एक सिख कैप्टन ने पहचान लिया था और अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, मशरकी पंजाब की पुलिस भी मेरे ताक़ुब में थी और मैं बहुत हद तक उनके मुहासरे में था। इतने में ट्रेन के गार्ड ने सीटी दी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन अमृतसर वाली लाइन छोड़कर होशियारपुर वाले ट्रैक पर आ गई। अभी रेलवे यार्ड की बत्तियां रोशन थी। आसमान पर सुबह की सफेदी बढ़ रही थी। ट्रेन जालिंदर शहर के मज़ाफात में से निकलकर खेतों में चली जा रही थी। खेतों में नवंबर की सुबह की हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। मुझे अपना आप हल्का हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी सा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी, मगर सर्दियों की सुबह की वजह से फजा धुंधली सी थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। कोई छोटा स्टेशन आ रहा था। इस तरफ चलने वाली रेलगाड़ियां सभी देहाती स्टेशनों पर ठहरती हैं। मैंने खिड़की में से सर आगे करके सामने की जानिब देखा। दूर किसी छोटे स्टेशन के दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने डिब्बे में मुसाफिरों का जायजा लिया। सभी देहाती टाइप के मुसाफिर थे। कई एक ने गुलाबी रंग की पगड़ियां बांध रखी थी और डोबड़ी जबान में बातें कर रहे थे। कुछ सिख भी थे। ऊपर बर्थ पर भी कुछ मुसाफिर सो रहे थे। ट्रेन को एकदम ब्रेकें लग गईं और चिरचिराहट की आवाज के साथ ट्रेन रुक गई। किसी मुसाफिर ने कहा, सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। ट्रेन स्टेशन आने से पहले ही खेतों में खड़ी हो गई थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। मुझे अगले डिब्बों की जानिब वर्दियों वाले फौजी या पुलिस के सिपाही नजर आए। जिस मुसीबत का खदशा लगा हुआ था वो नाजिल हो गई थी। दूसरे डिब्बे के कुछ मुसाफिर नीचे उतर गए थे। मैं पीछे हटकर बैठा था और कंपार्टमेंट के दूसरे दरवाजे की तरफ देख रहा था। बाहर से किसी मुसाफिर ने डोगरी जबान में किसी की बुलंद आवाज से कहा कि पुलिस किसी मुजरिम को तलाश कर रही है। मैंने अपने हवास काबू में रखे और बड़े इत्मीनान से उठा और दूसरे दरवाजे में आकर इंजन वाले डिब्बों की तरफ देखा। उस तरफ पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, मगर वो मेरे डिब्बे से अभी काफी दूर थे। मैं खामोशी से नीचे उतर गया। ट्रेन के साथ साथ पीछे की जानिब चलता दूसरे डिब्बे में दाखिल हो गया। उस डिब्बे के मुसाफिर भी खिड़कियों पर झुके हुए थे। मैं डिब्बे में चढ़ गया और दूसरे दरवाजे में से दूसरी तरफ उतर गया। उस तरफ मुसाफिर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलता मुसाफिरों से दूर होता गया। मैं तेज तेज चलकर मुसाफिरों को शक में नहीं डालना चाहता था। ट्रेन का आखिरी डिब्बा आ गया। यहाँ भी कुछ मुसाफिर डिब्बे से उतरकर खड़े दूर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। महाराज जी, कोई कातिल जेल तोड़कर भागा होगा। मुझे तो कोई पाकिस्तानी जासूस लगता है महाराज। मैं इन लोगों के करीब से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता गुजर गया। रेलवे लाइन ऊंची थी। नीचे ढलान में झाड़ियां थीं। आगे टाली के दरख्तों के नीचे दूर तक खेतों का सिलसिला चला गया था। मैं वहां रुक गया। अगले डिब्बों की तरफ देखा। पुलिस की पूरी गार्ड थी। सिपाही तेज तेज चलते हमारे डिब्बों की तरफ आ रहे थे। अब मैं वहां नहीं रुक सकता था। मैं आहिस्ता से रेलवे लाइन की ढलान उतरकर झाड़ियों के पीछे हो गया और झाड़ियों की ओट में दरख्तों की तरफ तेज तेज कदम उठाता चल पड़ा। यह सारा इलाका मेरे लिए बेहद खतरनाक था। यह भी डर था कि कोई पुलिस वाला मुझे खेतों में तेज तेज चलता ना देख ले। दरख्तों के पीछे चलते हुए मुझे रेलगाड़ी के डिब्बे और पुलिस के आदमी दूर से नजर आ रहे थे। वो भी मुझे देख सकते थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। दरख्तों की आड़ लेता मैं ट्रेन से दूर होता गया। एक जगह खेतों में ऊंची फसल उगी हुई थी। मैं इन खेतों में घुस गया। ये जवार की फसल थी। मैं खेतों के दरमियान बनी हुई छोटी सी पगडंडी पर तेज रफ्तारी से चला जा रहा था। जवार के खेत खत्म हो गए। सब्जी तरकारियों के खेत शुरू हो गए। यहाँ मैं छुप नहीं सकता था, लेकिन मैं ट्रेन से काफी दूर निकल आया था। खेत में एक जगह 2 सिख बैठे सब्जियां तोड़ रहे थे। मैं फासले पर रहकर आगे गुजर गया। बाएं जानिब दरख्तों के झुंड में कच्चे मकान थे। ये कोई छोटा सा गांव था। तालाब में भैंसें बैठी थी। एक खेत में सिख किसान हल चला रहा था।
चलते चलते जब मैं गांव से कुछ फासले पर निकल गया तो मैंने पीछे मुड़कर रेलगाड़ी की तरफ देखा। दूर रेलगाड़ी अभी तक खड़ी थी। पुलिस को किसी मुखबर ने बड़ी पक्की इत्तला दी थी कि मैं इसी ट्रेन में जम्मू की तरफ फरार होने की कोशिश करूंगा। मैं गांव से काफी आगे निकल गया था। ये मशरकी पंजाब में जालंधर के जिले का देहाती इलाका था। बड़ा सरसब्ज शादाब था।